कुछ अपन मत। Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So here's the last chapter of your NCERT course of your CBSE 2022 board exams, which is probability. Okay. What's the probability that you will understand probability? Tell me the probability that you will learn probability to the full 100%. Yes. When you are here at Learners Academy, there's 100% probability that you will understand what is probability. Okay. So chapter number 13 probability. तो पहले probability का इतिहास खोजते हैं. आपने कब से इसको पढ़ना स्टार्ट किया है ना? What actually is probability? चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं ना. राजा बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना. ठीक है, जनरल टर्म्स में संभावना होती है ना. मैथमेटिकल टर्म्स में हमने कैसे सीखी है प्रोबेबिलिटी? मैथमेटिकल टर्म्स में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, यही होती है. ठीक है, तो देखो क्लास 9 से हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट किया था. आप सब लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना 9th क्लास से? सब लोग सीबीएसई से बिलोंग करते हैं. ओके, तो फिर आपने क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी को देख लिया होगा. ठीक है, तो क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी आई थी, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं ना. क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी, क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी आई थी, क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे बेस्ड. कौन सी अप्रोच पे बेस्ड? हर एक टॉपिक को पढ़ने की कुछ अप्रोचेस होती है, किस अप्रोच से आप उसको रीड कर रहे हो ना. तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से अपन ने क्लास 9th में सीखा था. अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या करती है कि आपको संभावना देखनी है ना बेटा, तो आप एक्सपेरिमेंट्स करके देखो. आप क्या करके देखो? एक्सपेरिमेंट्स करके देखो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉइन है और मैं देखना चाहता हूं कि इसमें हेड आने की संभावना ज्यादा है या टेल आने की संभावना ज्यादा है. तो मैंने 10 बार कॉइन को उछाल के या 20 बार कॉइन को उछाल के देख लिया. मैंने देखा है जब मैंने 20 बार उछाला तो 13 बार तो हेड आ रहा है एंड 7 बार टेल आ रहा है. तो मैंने एक जजमेंट बना लिया कि हाँ इधर है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इधर है. कोई है बाहर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर. गुड मॉर्निंग सर. आता हूँ मैं 2 मिनट. नहीं, प्रोजेक्टर अभी लगवाते हैं थोड़ी सी देर में. तो अभी आया तो सही, अभी तो उठाइए. 2 मिनट आया, 2 मिनट में आ रहा हूँ. सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच? कि 20 बार सिक्के उछालेंगे तो 13 बार हेड आया एंड 7 बार टेल आया. तो आई केम टू अ जजमेंट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ हेड इज 13 आउट ऑफ 20. 13 आउट ऑफ 20. भाई कितनी बार हेड आया? 13 out of how many times? 20. So my probability is 13 out of 20. It was experimental approach. क्लास 10th में जब हम आए, क्लास 10th में जब आए तो हमने एक क्लासिकल अप्रोच सीखी. क्या सीखी? क्लासिकल अप्रोच, जिसको थियोरेटिकल अप्रोच भी कहते हैं. थियोरेटिकल अप्रोच भी कहते हैं, राइट? ठीक है, थियोरेटिकल अप्रोच. इसमें क्या जो आप फॉर्मूला बता रहे हो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल. जैसे आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितने होते हैं, मतलब एक सिक्के में हेड कितने होते हैं? 1. और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2. तो क्लासिकल अप्रोच से 1/2 प्रोबेबिलिटी हेड आने की. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से आपने 20 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसमें 13 बार ही हेड आया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 13 आउट ऑफ 20. समझ में आया? ये 2 अप्रोचेस थी. अब फिर हम चले क्लास 11th में एंड 12th में. 2 मिनट आप वेट करो, भैया से बात करके आता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. लेट्स मूव टू क्लास 11th. क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी हमने जो पढ़ी, जो कि कोरोना के चलते हमने नहीं पढ़ी, मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ी. ओके, क्लास 11th में जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी एक अप्रोच बताई गई जिसको कहते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच. एक्सियोमेटिक अप्रोच. ठीक है, एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है कि आपने अलग अलग आउटकम्स देख लिए. भाई किसी भी एक्सपेरिमेंट के अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आप तो कह रहे हो कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लो और टोटल आउटकम्स नीचे लो, लेकिन वो तो तब लोगे ना जब सारे के सारे आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं.
अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, सबके आने की संभावना बराबर है। जैसे कॉइन को उछाला तो हेड आने की भी उतनी संभावना है जितना कि टेल आने की है। जैसे डाइस को उछाला तो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 आउटकम्स आने की संभावना सेम है। जैसे 52 पत्तों में से एक पत्ता हमने ड्रॉ आउट किया तो उसमें से हर एक पत्ते के आने की 1/52 संभावना। तो इक्वली लाइकली में तो ये अप्रोच काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपेरिमेंटल तो अब भूल जाओ। एक्सपेरिमेंटल तो कोई रेयर केसेस में, जैसे मान लो फैक्ट्री आउटलेट्स और यहाँ पे अप्लाई होती है। बाकी जो जनरली कौन सी अप्रोच अप्लाई करेंगे अपन, क्लासिकल अप्रोच, है ना। तो क्लासिकल अप्रोच हम कब अप्लाई करेंगे, जब आउटकम्स जितने भी आने हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए। लेकिन एक्सियोमेटिक अप्रोच ही कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि आउटकम्स इक्वली लाइकली ना हो, है ना। कोई आउटकम ज्यादा फेवरेबल हो और कोई आउटकम कम फेवरेबल हो। तो अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप क्या करो, उस इवेंट के जितने भी आउटकम्स हैं हर एक आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दो। हर एक आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे तो वो पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताएगा। अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे उसके, ठीक है। इट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो ये तीन अप्रोचेस से अभी तक अपन ने टिल नाउ अपन ने प्रोबेबिलिटी को देखा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ, देखो क्लास 10th 11th में अपन ने जहां पे खत्म किया था ना, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे वहीं से शुरू करते हैं। तो थ्रोइंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम्स। इससे थोड़ा सा पिछले साल की प्रोबेबिलिटी भी रिवाइज हो जाएगी, राइट। थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम्स। एक चीज याद रखना, 3 कॉइन्स को एक साथ फेंकना और एक एक कॉइन, 3 कॉइन को अलग अलग एक एक बार करके फेंकना, एक ही एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है। 3 कॉइन को एक साथ फेंकना, उसका सैंपल स्पेस क्या बनाओगे, अभी मैं सैंपल स्पेस ये सारी चीजें बनाऊंगा, क्या बनाओगे, वही एच एच एच। और एक कॉइन उछाला, उसी को उठा के फिर उछाला, उसी को उठा के फिर उछाला, तो वही सैंपल स्पेस बनाओगे। तो थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम्स या थ्रोइंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अब करेक्ट वर्ड आया मुंह में, थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम्स और थ्रोइंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली आर वन एंड द सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, समझ आया। तो इससे कंफ्यूज मत होना। थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम्स, है ना, एक्सपेरिमेंट है। तो इसका सैंपल स्पेस जिसको अपन एस से डिनोट कराते हैं और इसको एक सेट फॉर्म में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सेट फॉर्म में। क्या क्या हो सकता है, एच एच एच, यहीं पे अपन ने लास्ट क्लासेस में खत्म किया था, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। एच एच टी, आगे बोलो, एच टी एच, आगे बोलो, नहीं, एच टी एच एच, सिंगल टेल चल रहा है ना, सिंगल टेल, तो सिंगल टेल खत्म करो। अब डबल टेल, डबल टेल मतलब एच टी टी, अब हेड बीच में करो, टी एच टी, अब हेड लास्ट में कर दो, टी टी एच, एंड लास्ट वन इज ट्रिपल टेल, ट्रिपल टेल। तो ये सैंपल स्पेस बनता था। हमेशा सिस्टमेटिक बनाओ, ऐसे नहीं कि जो भी मन में आ रहा है वो बना दिया। देखो अब यहाँ पे सिस्टम फॉलो हो रहा है। ये वाला जो आउटकम है ये है 3 हेड प्लस 0 टेल का, ठीक है। ये 3 जो आउटकम है ये है 2 हेड प्लस 1 टेल के, और ये जो 3 आउटकम है ये है 1 हेड प्लस 2 टेल का, लास्ट वन इज 0 हेड प्लस 3 टेल। यू कैन सी number of heads are going on decreasing and number of tails are going on increasing. So this must be the system of writing a sample space. जितना क्लियर सैंपल स्पेस लिख पाओगे उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। भाई क्या क्या हो सकता है उसको सिस्टम से लिखो, सिस्टम से। अच्छा 3 हेड के पहले लिख लो, अब 3 से 1 कम करो, 2 हेड के पहले लिखो, फिर एक और कम करो, 1 हेड के लिखो, फिर 0 हेड के लिखो, या फिर टेल से स्टार्ट कर लो, 3 टेल, 2 टेल, 1 टेल, 0 टेल। ठीक है, समझ आया। अभी 4 टाइम्स भी आएगा, 5 टाइम्स भी आएगा, तो 12th में आ गए तो सब कुछ आएगा। ओके जी, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब सपोज करो मैंने आपको कहा कि एक इवेंट है ई, एक इवेंट है ई जिसकी डेफिनेशन है कि एग्जैक्टली या फिर एग्जैक्टली ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूं, हेड कम्स ऑन द, हेड कम्स, अब एक कॉइन को 3 बार फेंक रहा हूं ना मैं, तो मैं लिखूंगा हेड कम्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, हेड कम्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर यही एक्सपेरिमेंट 3 कॉइन्स को एक साथ फेंकने का होता तो मैं इसी इवेंट को लिखता हेड कम्स ऑन द फर्स्ट कॉइन, क्योंकि वहां 3 कॉइन है, वहां पे 3 कॉइन है,
तो इसी इवेंट को मैं क्या लिखता भाई, पहले कॉइन पे हेड आया है। एक चीज याद रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी हमेशा लॉजिक बेस्ड होती है ना। मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी अलग अलग, पूरी मैथमेटिक्स एक साइड, प्रोबेबिलिटी एक साइड, लॉजिक बेस्ड होती है, बिल्कुल आपको लॉजिकली सोचना है। अब बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लॉजिक रट के चले जाते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, उससे प्रोबेबिलिटी कभी नहीं सीख सकते। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। टोटल लॉजिक पे चलो, टोटल लॉजिक पे बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा एक कॉइन को 3 बार फेंकना और 3 कॉइन को एक बार फेंकना, बात एक ही है, लेकिन वो 3 कॉइन साइमल्टेनियसली फेंकूं जब मैं, है ना, तो बात एक ही है। ठीक है, तो अब इस इवेंट ई को अगर मैं एक कॉइन को 3 बार फेंक रहा हूं तो कॉइन तो एक ही है, तो इस इवेंट को कैसे लिखूंगा, पहली बारी में हेड आया, फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन अगर 3 कॉइन फेंक रहा हूं तो उसमें पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी नहीं चलेगा, उसमें पहला कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन चलेगा। तो इसी इवेंट को मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, हेड कम्स ऑन द फर्स्ट कॉइन। एक बार क्वेश्चन ये वाला आता है, एक बार क्वेश्चन ये वाला आता है, बच्चा सोचता है दो अलग अलग क्वेश्चन है ही नहीं, सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, हेड कम्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इवेंट ई मैंने ये लिख दिया। तो इवेंट ई के अंदर जो जो आउटकम्स आ सकते हैं, इसके फेवरेबल आउटकम्स, भाई पहला अटेम्प्ट पे हेड आना चाहिए, तो पहले अटेम्प्ट पे पहला एच एच एच, एच एच टी और एच टी एच और एच टी टी, ये वाला भी पिक हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब करते हैं क्लासिकल अप्रोच की बात। तो क्लासिकल अप्रोच तो क्या कहती थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है, इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4, और पूरे सैंपल स्पेस में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला बन गया क्लासिकल अप्रोच का। भाई क्लासिकल अप्रोच में अपन लिखते थे वो बड़ा सारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब अपन 11th में सेट पढ़ लिया कि व्हाट इज अ सेट, तो अब अपन शॉर्ट में से लिख सकते हैं ना, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ई मतलब सेट, ई भी एक सेट हो गया। 10th तक अपन ने सेट ही नहीं पढ़ा था, तो वो पूरे लंबी चौड़ी भाषा लिखनी पड़ती थी। अब सेट फॉर्म में सेट थ्योरी पढ़ लिया अपन ने, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। सेट एस क्या होता है, सैंपल स्पेस वाला सेट होता है। ई क्या होता है, जो भी इवेंट आपने डिफाइन किया है, राइट। लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई, यस। Okay, so how many elements are there in the set E? 4. And how many elements are in the set S? 8. So it comes out to be 1/2. ये तो है क्लासिकल अप्रोच, जो क्लास 10th की बात करें। एक्सियोमेटिक अप्रोच जैसे क्लास 11th में इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो वो क्या कहेगा कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकाल रहे हो ना, तो इवेंट ई के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, चारों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो। तो ये क्या कहेगा, आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मतलब एक ही एलिमेंट का एक सेट बना दिया मैंने, एच 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 का एक सेट बना दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। फिर एच एच टी का भी सेट बना लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्लस फिर तीसरा एलिमेंट एच एच टी एच, ये 11th में कहा उन्होंने, ये 11th में कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जरूरी थोड़ी कि इक्वली लाइकली हो। आपने तो 4/8 कर दिया, हो सकता है कि इसका वेटेज ज्यादा हो सकता है इसका वेटेज कम हो। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच कहती है कि आप तो अलग अलग निकालो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट एच टी टी, इसका भी क्या निकाल लो, प्रोबेबिलिटी। अब टोटल 8 हैं, और ये मुझे पता है कि थ्रोइंग ए कॉइन 3 टाइम्स में आठों के आठों इक्वली लाइकली, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये फेयर कॉइन है हमारे पास, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8। तो इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8 और इसकी भी 1/8, तो 4/8। आंसर तो वही आया, आंसर तो वही आया। आप कहोगे कि सर ये तो ज्यादा लेंदी है, थोड़ा अजीब है, ये क्यों। तो मैं मानता हूं कि वो वाली अप्रोच ज्यादा पसंद आएगी आपको, क्लासिकल अप्रोच, और ये कम पसंद आएगी, बट इस अप्रोच की एक देन है। क्या देन है पता है, इसने आपको ये सिखाया कि कॉमा मीन्स टू प्लस, कॉमा मीन्स टू प्लस। देखो ध्यान से, एच 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 की प्रोबेबिलिटी के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि जब भी हमारे आउटकम्स कॉमा से डिफरेंशिएटेड होंगे तो कॉमा का मतलब होता है प्लस करना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। ठीक है, एक्चुअली कॉमा का मतलब पता है क्या है, एक्चुअली कॉमा का मतलब और है। और देखो वो कह रहा है कि या तो ये हो सकता है पहली बारी में हेड आ जाए, पहली बारी में हेड आ जाए, तो या तो ये हो सकता है, ये नहीं हो रहा तो फिर ये हो सकता है, ये नहीं हो रहा तो फिर ये हो सकता है, और ये नहीं हो रहा तो फिर ये हो सकता है।
तो यहाँ पे कॉमा से डिफरेंशिएटेड का मतलब है बीच में और लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई? तीनों चीजें चारों चीजें एक साथ तो होंगी नहीं ना, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो एक्जियोमेटिक अप्रोच से हमको एक देन मिली कि और मीन्स टू प्लस, परमुटेशन में भी था वही सेम चीज चल रही है, और मीन्स टू प्लस, एंड मीन्स टू मल्टीप्लाई होगा। अभी आगे आएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में, ज्यादा आगे की चीजें नहीं बताना चाह रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मीन्स टू प्लस, और एंड मीन्स टू मल्टीप्लाई। और आपको ये भी पता होगा सेट थ्योरी में और मीन्स यूनियन एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो यहां से क्या थ्योरी निकल के आई? यूनियन मीन्स टू प्लस, इंटरसेक्शन मीन्स टू मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अपन एक सिंपल एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली दो अलग अलग अप्रोचेस से, और कुछ एक्सटर्नल चीजें सीखी हैं कि और मतलब क्या होता है, कैसे अलग अलग इक्वली लाइकली नहीं है तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? हाँ। नहीं होगा तो वो बताएगा कि ये कितना लाइकली है और वो कितना कम लाइकली है, फिर उतनी प्रोबेबिलिटी जोड़ लेना। समझ रहे हो? बट इससे रिस्क खत्म हो गया ना भाई, इक्वली लाइकली होगा तो भी आंसर दे रहा है, इक्वली लाइकली नहीं होगा तो भी आंसर दे रहा है। वो तो केवल इक्वली लाइकली में आंसर दे रहा है, इक्वली लाइकली नहीं होगा तो वो आंसर नहीं दे सकता। तो ये कम रिस्की है, वो ज्यादा रिस्की है। समझ में आई बात? क्लियर है? वो तो दोनों तरफ से आंसर दे रहा है आपको। तो यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार के लिए रहने देता हूं और बात करता हूं कि इस साल जो है हमने प्रोबेबिलिटी की जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है। आपको एक बहुत अच्छा सा वर्ड दिख रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एग्जांपल इसमें भी यही दिया है क्या? थ्री कॉइंस वाला। ओके, गुड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप अभी नोट डाउन मत करो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैं एक बार अभी रफली समझा रहा हूँ, आपको जो नोट डाउन करना है फिर मैं आपको नोट्स में बताऊंगा। मैं आपको सैंपल स्पेस की डेफिनेशन तक बताऊंगा, है ना, वो भी नोट डाउन करनी है आपको, है ना। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं ना। तो कंडीशनल का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सब जानते हैं, मुझे बताओ कंडीशनल का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये वाला एग्जांपल एक बार के लिए मैं डिलीट कर दूं, फिर से लिख देंगे, कोई खास बात नहीं है ना। ये जो एग्जांपल अभी अपन ने लिखा इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, बात करते हैं व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो किसी शर्त पे हो। कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त होता है ना, किसी शर्त पे हो। जैसे इंग्लिश में तो कंडीशनल सेंटेंस, वैसे यहाँ पे मैथ्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसी संभावना जो किसी शर्त पे हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे बता आज बारिश आने की संभावना क्या है, तो आपने कहा 10%। मैंने कहा याद रख बारिश का सीजन चल रहा है, आपने कहा नहीं नहीं 90%। तो शर्त रखी तो प्रोबेबिलिटी बदल गई। मैंने कहा नहीं नहीं याद रख गर्मियों का सीजन चल रहा है, आपने कहा 5%। तो प्रोबेबिलिटी हैम्पर होती है अलग अलग शर्तों पे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिकल टर्म्स में इसको ऐसे पढ़ते हैं कि एक इवेंट की होने की संभावना जब ये दिया गया हो कि कोई और इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। किसी इवेंट की होने की संभावना जब ये दिया गया हो कि कोई और इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, गर्मियां होना ये भी एक इवेंट है, गर्मियां होना ये इवेंट हो चुका है। अब बताओ बारिश आने की संभावना, तो एक इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, 100% हो चुका है वो। अब बताओ इसकी संभावना। ठीक है, अभी वाला जो एग्जाम्पल था, अभी ये सैंपल स्पेस यहाँ लिखा हुआ है, बढ़िया है। देखो, मैंने आपसे पूछा, मैंने दो इवेंट को डिफाइन, मैं एक इवेंट को डिफाइन किया था, ई इवेंट को। क्या था ई इवेंट? कि हेड कम्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं नोट डाउन करने के लिए आपको टाइम दे दूंगा, अभी आप केवल समझने में ध्यान देना। हेड कम्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप लोगों ने इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या निकाल के दी मुझे? 1/2 या 4/8 निकाल या 1/2 निकाल। अभी अपन एग्जांपल किया ना एक। अब मैं एक इवेंट और इसके साथ डिफाइन कर रहा हूं, एफ। इवेंट को जनरली लेटर ई से डिनोट करेंगे और फिर आगे जैसे जैसे वो होते जाएंगे ई एफ जी एच, हालांकि ए बी से भी डिनोट किया जाता है, बट जनरल नोटेशन ई से स्टार्ट होता है, ई एफ जी एच, ई फॉर इवेंट, है ना। तो ई से अगला इवेंट आया एफ। इस एफ इवेंट को मैंने डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एटलीस्ट वन हेड कम्स। पूरे एक्सपेरिमेंट में कम से कम एक तो हेड आए, पूरे एक्सपेरिमेंट में कम से कम एक तो हेड आए।
अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैंने, हाँ समझ आया यहां तक? अभी बताता हूं। कम से कम एक हेड आना है ना। मैंने आपको कहा कि यार ये जो मैंने 3 बार सिक्के को उछाला, तो उसमें पहली बारी में हेड आ जाए, इसकी संभावना बताओ। आपने कहा 1/2। आपने क्या कहा? आधी संभावना है कि पहली बारी में हेड ही आएगा। ठीक है, मैंने कहा एक चीज सुन, एक इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है। हमने कहा कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है? ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है कि कम से कम एक हेड तो आएगा, कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। अब बता कि पहली बारी में हेड आने की संभावना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है बदल जाए। मैं गारंटी नहीं तो नहीं दे रहा हूं भी बदलेगी, कई बार नहीं भी बदलती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे वो भी सीखेंगे आगे। ठीक है ना? तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी पहले अटेम्प्ट में हेड आएगा? तो उसने क्या कहा था कि कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। अब कम से कम एक हेड किस किस सैंपल पॉइंट में आ रहा है? सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है उसको कहते हैं सैंपल पॉइंट। तो देखो इसमें कम से कम एक हेड है क्या? कम से कम एक हेड का मतलब है कि एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। इसमें कम से कम एक हेड है क्या? है। इसमें कम से कम एक हेड है क्या? इसमें कम से कम एक हेड है क्या? इसमें है क्या कम से कम एक हेड? है। इसमें भी कम से कम एक है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। नहीं है ना? तो मैंने आपको कहा, वैसे आपका आंसर था, वैसे आपका आंसर था 1/2 भी नहीं लिखता, मैं 4/8 ही लिख देता हूँ ना, 8 में से 4। यह आंसर था आपका। जब मैंने कहा कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो 100% नहीं हुआ होगा। तो अब आपका जो सैंपल स्पेस है वो श्रिंक होके 7 एलिमेंट्स का ही रह गया। कितने एलिमेंट्स का रह गया? 7 एलिमेंट्स का ही रह गया। और उसमें से इन 7 में से पहली बारी में हेड कितनी बार आ रहा है? वो तो वही 4 बार आ रहा था और अभी भी 4 बार आ रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है। 4/8 कम प्रोबेबिलिटी है, 4/7 ज्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सैंपल स्पेस श्रिंक हो गया ना बेटा। श्रिंक हो गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या तो बराबर ही रखेगी, या तो बराबर ही रखेगी और या फिर बढ़ा देती है। तो 4/8 से मेरी बढ़ गई प्रोबेबिलिटी 4/7। समझ आया? इसको डिनोट कैसे करें सर? क्या इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखें? ना, इसको लिखेंगे जनरल नोटेशन में प्रोबेबिलिटी, आपने पढ़ा होगा, E/F। इसका मतलब है F तो ऑलरेडी हो चुका है, अब बता E की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो 4/7 है। F नहीं हुआ है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ E है 4/8। कई केसेस में ये दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर भी आती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अलग अलग ही आएगी। भाई किसी इवेंट के होने से उस पर फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे बताओ कि क्या एग्जांपल है, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा तनिषा आज कितना पढ़ के आई? तो तनिषा ने कहा 30%। तनिषा ने क्या कहा? 30%। मैंने कहा तनिषा आज बारिश हुई है, अब बताओ कितना पढ़ के आई? तनिषा ने कहा अभी भी 30%। नहीं, उस इवेंट का इससे क्या लेना देना? तो हो सकता है लेना देना भी हो, बारिश में खेलने चली गई तो कम पड़ गई, 20% पड़ गई। तो कई कंडीशंस होती हैं जो हैम्पर करती हैं आपकी प्रोबेबिलिटी को, कई कंडीशंस होती नहीं हैम्पर करती है। इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ सेम भी हो सकती हैं और कम ज्यादा भी हो सकती हैं। एक चीज याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है, और दूसरा नोटेशन लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आर द डिफरेंट थिंग्स। से मत मान लेना पी को ई से और बी एफ से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ये पढ़ने का तरीका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ को अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोवाइडेड दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे पढ़ेंगे पूरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ऑलरेडी बीन हैपेंड, ऑलरेडी हो चुका है वो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आई यहां तक? ठीक है, अब जो अभी मैंने अप्रोच बताई ये तो थी डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मतलब 8 ही सैंपल्स पॉइंट्स थे हमारे पास, तो एफ ऑलरेडी हो चुका है तो कौन सा एलिमिनेट हो गया उसको हटा दिया, बचे हुए में से प्रोबेबिलिटी निकाल ली। लेकिन कल को 8 की जगह 80 सैंपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 80 की जगह 8000 भी हो सकते हैं, 8000 की जगह 8 लाख भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच काम नहीं करेगी। ठीक है, करेगी तो उस लेवल पे काम नहीं करेगी। तो जो बुक वाली अप्रोच है उसमें एक फॉर्मूला बताया गया है। क्या बताया गया? फॉर्मूला।
उन्होंने बताया, और काफी अच्छा फॉर्मूला है जो आपको याद भी रखना है, कि प्रोबेबिलिटी, मैं ई बाय एफ को ऐसे लिख दूंगा ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से लिखना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मैं ऐसे लिखता हूँ ई बाय एफ को, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ को वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आप एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो एक चीज सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अभी लिखवा भी दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ना, अभी इंटरसेक्शन एफ की अभी बात करेंगे। अब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्लासिकल अप्रोच से बताओ क्या होगी, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। सिमिलरली एफ की भी क्या होगी कि एफ में कितने एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में। तो यहां से फॉर्मूला बना, ये और ये तो कट गया, तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ इज ए सेट, राइट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एफ। तो जो आपका आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस इन द सैंपल स्पेस, मतलब एन ऑफ एस लिख रहे थे नीचे, वो श्रिंक होके क्या हो गया, आपका नया सैंपल स्पेस बन गया एफ। भाई एफ ऑलरेडी हो चुका है ना, तो आपका ऑलरेडी जो सैंपल स्पेस था वो तो बड़ा सारा था जिसमें 8 एलिमेंट्स थे, लेकिन अब वो श्रिंक होके उतना ही रह गया जितना एफ की रेंज है, मतलब आपका सैंपल स्पेस ये बन गया जो कि एफ के एलिमेंट्स, ये एफ के ही तो एलिमेंट्स हैं। तो देखो आप यहाँ पे आप लिखते हैं एन ऑफ एस, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर में तो एन ऑफ एस ही लिखते हैं, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में श्रिंक होके जो इवेंट हो चुका है वो आएगा, अब नीचे एन ऑफ एफ आएगा। ठीक है, अब इस अप्रोच से इसका आंसर निकालते, बोलो। यस ऑब्वियसली, जब भी अपन कोई भी इवेंट निकालेंगे तो इवेंट में जितने भी एलिमेंट्स हो, पूरे हो कम हो आधे हो, वो इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस वाला सेट। ठीक है ना, वो सारे के सारे जो इवेंट्स होंगे ई होंगे एफ होंगे, अगर वो इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हैं तो वो सारे के सारे उसके सबसेट होंगे। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करेंगे सर इस अप्रोच से बताओ, तो इस अप्रोच से आपको ई एफ, एफ के एलिमेंट्स आपने ये निकाल लिए, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना, एच 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 एच, तो अब आप ई इंटरसेक्शन एफ और निकाल दो, ई इंटरसेक्शन, अच्छा एफ के ई के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे ना एक बार, चलो एक बार लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ई के भी लिख लेते हैं एफ के भी लिख लेते हैं। ई के एलिमेंट्स बोलना, हेड कम्स ऑन द फर्स्ट टर्म, चार लिखे जो थे हमने एच एच एच, और ये कॉमा लगाओ ना, मन में और पढ़ा करो उसको, है ना, और एच एच टी, और ये भी नहीं हुआ तो ये हुआ होगा, अच्छा ये भी नहीं हुआ तो ये हुआ होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा एफ ने क्या कहा कि कम से कम एक हेड चाहिए, तो फिर शुरू के साथ जो हमने लिखे अभी एच 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 और एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच और एच टी टी, एच टी टी, कहाँ तक आ गए, एच टी टी तक आ गए, और टी एच टी और टी टी एच, फाइन, बस हो गया ना, 7 हो गए। अब देखो, अब इसने क्या कहा, ई और एफ के एलिमेंट्स लिख लिए, अब आप ई इंटरसेक्शन एफ के भी एलिमेंट्स लिख के बताओ, क्या कहा उन्होंने कि ई इंटरसेक्शन एफ के भी आप मुझे एलिमेंट्स लिख के बताओ। इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता है, कॉमन एलिमेंट्स लेना है, जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, शुरू के 4 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, है ना दोनों कॉमन, कोई कोई बात, हाँ हाँ ठीक है, एच 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 टी एच, ये 3 है, राइट, एच 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 टी और एच टी एच, और फिर ये एच टी टी नहीं है यहाँ पे, मतलब देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और फिर ये वाला कॉमन है, कोई बात नहीं, तो मतलब ई के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए उसके कॉमन एलिमेंट्स में, कई बार कवर हो भी जाएंगे कई बार रह भी जाएंगे। तो इस अप्रोच से अब इसका आंसर बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, और एफ में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 7, तो आंसर वही है 4/7। जैसे वैसे पढ़ो, जैसे वैसे पढ़ो, ये फॉर्मूला बेस्ड है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, समझ आया सभी को। मुझे बताओ इन शॉर्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई, क्या होती है प्रगति प्रियांशी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ना वो तो प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है कि चेंज हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि चेंज हो। बोलो तनिषा, किसी भी इवेंट की बोलो। हम्म
उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करे, मतलब अगर जैसे उसकी कंडीशंस पे वो चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती ना, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। बोलो प्रगति, आप ट्राई करो। जो इवेंट पहले उसकी प्रोबेबिलिटी, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? मतलब जैसे एफ है कोई इवेंट हम्म हो चुका, तो उसके बाद में अपन कोई ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो उससे ना उसका सैंपल स्पेस भी श्रिंक होकर उसकी मतलब उसके सैंपल स्पेस को जो अफेक्ट करे। अब बोलो जना, प्रोबेबिलिटी इवेंट की मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ई पता नहीं है, बस दैट्स इट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका हो, उस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। मैंने कहा इवेंट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ, बी हो चुका है तो आप कहोगे पी ऑफ ए बाई बी। मैंने कहा इवेंट सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा सी की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप कहोगे पी ऑफ सी। लेकिन मैंने कहा नहीं, सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप पूछोगे कौन सा इवेंट हुआ भाई बता। मैंने कहा डी हो गया, तो आप क्या कहोगे सी बाई डी। किसी भी इवेंट की होने की संभावना जब ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका हो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो पहले मैंने इवेंट का जिक्र किया उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। किसी भी इवेंट की होने की संभावना ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका हो उस पहले वाले इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्लियर है डेफिनेशन सभी की? ठीक है, चलिए तो अब कुछ लिखावट कर ले, लिखा पढ़ी कर। सर हाँ बोलो प्रियांशी। सर अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था ना कि P ऑफ E बाई एफ इज नॉट इक्वल टू P ऑफ E बाई P ऑफ एफ। यस, हाँ। तो सर यहाँ पे अगर अपन उसको अप्लाई करें तो आंसर तो तो सेम ही आ देखो रहा है। तुक्के से कई बार अप्लाई हो जाता है, दैट इज एन अनदर थिंग। अभी देखो इंटरसेक्शन और ई में सेम एलिमेंट्स है, हमेशा सेम एलिमेंट्स ऐसा कुछ जरूरी है क्या? बोलो। नो सर। तो फिर जब सेम नहीं आएंगे तो फिर नहीं होगी ना वो, बोलो नहीं होगी ना। ठीक है, यस सर। जब ई और ई इंटरसेक्शन एफ सेम हो तब वो तुक्का लग सकता है, लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होते बेटा, है ना, कभी कभी होता है। ठीक है, यस सर। चलो अब हम बात करते हैं, कुछ लिखा पढ़ी कर लेते हैं ना। देखो आपने एक्जियोमेट्रिक अप्रोच की बात करी थी ना 11th में, इसने देखो इस एग्जांपल में अभी अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए अपन ने तो सीधा लिख दिया 1/4/8, लेकिन उसने बुक में कैसे करके बताया, इसकी 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 चारों की जोड़ के बताई। एफ की भी कैसे निकाल के दी, इसकी इसकी इसकी। अब इसने हो सकता है एफ अलग इवेंट डिफाइन किया हो, हमसे कुछ अलग हुआ ना, इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है ना। तो अपन ने जो एफ डिफाइन किया उस जरूरी थोड़ा ना कि उन्होंने भी एफ वैसा ही डिफाइन किया और ई वैसा ही डिफाइन किया, तो ये डिफरेंस हो सकता है। चलिए तो प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल ली सबने, तो कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, लिखो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो पता है, रैंडम का मतलब क्या होता है? विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग। जैसे सपोज करो मेरे को एक बॉल निकालनी है, तो मैं प्लानिंग नहीं करूं, बिना प्लानिंग के बॉल निकाल दूं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रैंडम ड्राइंग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अलटप्पे, अलटप्पे उठा ली, कुछ सोचा नहीं, हाँ बस समझ आए, अलटप्पे ही कोई कुछ भी कर लिया तो वो होता है रैंडम। कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ना। देन द नेक्स्ट टर्म, कुछ इसमें टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स भी आपके डिफाइन हो गए ना। सैंपल स्पेस भी एक टेक्निकल टर्म ही है। ठीक है, सैंपल स्पेस के बाद आता है इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस में उस इवेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। द सेट ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टू अ गिवन इवेंट। ठीक है ना। यहां तक लिखने के बाद थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस देना, ये इसका पार्ट नहीं है ना। इवेंट स्पेस की डेफिनेशन तो यहां खत्म हो गई है ना, ये इसका पार्ट नहीं है। फुल स्टॉप, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं।
ठीक है, सैंपल स्पेस इवेंट स्पेस लिख लिया। सैंपल स्पेस मतलब पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है, इवेंट स्पेस में जो इवेंट आप सोच रहे हो उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, अब किसी भी इवेंट, अब इवेंट को अपन सैंपल स्पेस को तो अपन लेटर एस से डिनोट करते हैं, इवेंट जो भी डिफाइन हो, ए बी सी डी ई एफ एक्सेट्रा, कुछ भी इवेंट वो हो सकता है। ठीक है ना, अब किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है कुछ ऐसा, शुरुआत से ये लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल। ये कौन सी अप्रोच से चल रहे हैं अभी अपन? क्लासिकल अप्रोच से, है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन, इसमें बगल में लिख भी लो, इट इज क्लासिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच। क्लासिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बिल्कुल वेस्ट है, पर उसका उपयोग हम कम करते हैं, करने वाले तो फिर जब जिस जगह करना होता है उस जगह फिर उसी का उपयोग होगा और किसी का नहीं होगा। ठीक है, जैसे अपन गेम्स, बचपन में गेम्स खेलते थे, आपका तो अभी बचपन ही है, हम खेलते थे, है ना, क्या करते थे कि जैसे सिक्का उछालते हैं, तो हेड बोला, तो हेड बोला तो फिर मेरा स्कोर हो गया 1, तू हार गया तो तेरा स्कोर 0, 1 0, फिर वापस उछाला, फिर 2 0, फिर मान लो वो जीत गया तो एक स्कोर मेरा कम हो गया। इस तरीके से गेम्स हम लोग तो खेलते थे, यही होता था। उस टाइम पबजी वबजी नहीं था ना, पुराने जमाने के लोग हम तो लाइक ऐसा गेम खेलते थे, तो उसमें हम पता है हेड आने की और टेल आने की संभावना हम हमारे माइंड में ऐसे कैलकुलेट करते थे कि इसने 10 बार सिक्का उछाल चुका है, 7 बार हेड ही आ रहा है, तो मैं 11वीं बार ऑटोमेटिक में कहूंगा हेड ही आएगा शायद। ठीक है, ये क्रिकेट खेलते थे तो कॉइन टॉस करते थे, तो मान लो कोई स्पेसिफिक कॉइन है जो आपने रख रखा है अपनी टीम मीटिंग में, तो अब उसी को उछालते और किसी को पता है यार इसको 20 बार उछाला, ये ज्यादातर टेल देता है, तो फिर टॉस जीतने के लिए वो अगला क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि हेड और टेल बराबर है, वो कहेगा यार टेल आया है बार हर बार, तो इसमें हो सकता है कि माइंड में कुछ भी अजम्पशंस वो कर लेगा, तो वो टेल पर ज्यादा दाव खेलेगा, तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अच्छा ऐसा था क्या? तो वो तो शोले मूवी का सिक्का था, वो तो शोले मूवी का सिक्का था फिर। चलिए, तो ये हो गया, अब चलते हैं आगे। चलो, अब क्लास 12th का पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नोट कर सकते हो आप, फ्रेश पेज से नोट करो, बिल्कुल यहां से क्लास 12 शुरू होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या कहता है, जो हमने कई बात वही कहेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इज सेड टू बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। रीड कैसे करते हैं, ई बाय एफ नहीं करेंगे इसको अपन, जो ई बाय एफ कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली ई ऑन एफ है, क्या है ये, ई ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। इसको रीड करेंगे ऐसे और लिखेंगे कैसे, ऐसे जैसा नीचे लिखा हुआ है, that is probability of E on F, or we can say probability of E on F equal to number of elements in the set E intersection F divided by number of elements in the set F। इजी है काफी, देखो जो ऊपर नीचे एलिमेंट्स हैं उनका तो इंटरसेक्शन ले लो ऊपर, और जो नीचे है
वो नीचे का नीचे ही रहेगा, नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, और ऊपर कौन आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन को एंड भी कहते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है छोटी मोटी। इंटरसेक्शन को हम एंड भी कहते हैं, अभी बताया था ना, यूनियन को और इंटरसेक्शन को एंड भी कहते हैं। एंड इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं तो भली बात जानते होंगे, होपफुली जानते हैं ना। ठीक है, ये फॉर्मूला रेडी है सभी का। तो ये तो एक फॉर्मूला तैयार है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, एक फॉर्मूला और हम रेडी कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हम खुद रेडी कर रहे हैं। कैसे रेडी कर रहे हैं, देखो क्या कह रहा है वो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो इसको भी और इसको भी, दोनों को किससे डिवाइड कर दिया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इस तरीके से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। तो वी गेट, कुछ ऐसा मिला मुझे, कुछ ऐसा मिला बेटा। हाँ, अपन इसको रीड ऑन ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये ऑन, ई ऑन एफ मतलब एफ हो चुका, अब बता ई की प्रोबेबिलिटी, ई ऑन एफ। ठीक है ना, क्लियर। तो जैसे ही मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया दोनों को, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो ये भी इससे डिवाइड हो गया और ये भी इससे डिवाइड हो गया। ध्यान से देखिए, इसको कैसे पढ़ोगे, क्या आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कह सकते हैं, और क्या आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कह सकते हैं। अभी अपन ने क्लासिकल अप्रोच ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना आपने, कि किसी भी इवेंट के किसी भी इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो यहाँ पे एफ के एलिमेंट्स को एस के एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है या नहीं है क्लासिकल अप्रोच से। यहाँ पे इंटरसेक्शन एफ भी एक सेट है, याद कर रखो, इंटरसेक्शन एफ भी एक सेट है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो हम, तो ये नया फॉर्मूला तैयार हो गया ई ऑन एफ का। ठीक है, क्या फॉर्मूला तैयार हो गया, नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी प्रोबेबिलिटी। तो अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्मूले रेडी हैं, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, बोथ आर इक्वली करेक्ट। किसी भी इवेंट के एलिमेंट्स को सैंपल्स, अच्छा कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ये जो लिखवाया ना इस वजह से आएगी। किसी भी इवेंट के एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाती है वो, चाहे से यहाँ पे कोई भी इवेंट हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इंटरसेक्शन एफ हो, चलेगा। ये इंटरसेक्शन एफ इज आल्सो ए सेट, उसको सेट मानो। कहाँ पे, देखो अभी भी आप कंफ्यूज हो, ये तो है ओरिजिनल फॉर्मूला, ये तो है ओरिजिनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में ऊपर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और नीचे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो क्लासिकल अप्रोच है कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो श्रिंक होके एफ बन गया है ना। अब थोड़ी सी और एडवांस अप्रोच की बात करें तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले को और नीचे, ये एक नंबर है ना, इसको मैंने एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, इट इज ऑल्सो ए नंबर, ये भी एक नंबर है, इसको मैंने एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, ये भी एक नंबर है ना। अब उस क्लासिकल अप्रोच से ये चीज जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, और ये चीज जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ का नया फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूला में ऊपर भी एक प्रोबेबिलिटी है, नीचे भी एक प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी डिवाइड करके एक नई प्रोबेबिलिटी मिल रही है। आंसर सेम ही आएगा। अभी देखो उसमें, अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी मुझे बताओ, 4/8 यही थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या थी, 7 एलिमेंट्स थे तो 7/8।
अब आप 4/8 नहीं एफ भी बताओ। एफ एक मिनट फिर से सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ इवेंट क्या था ये बताओ मुझे। एटलीस्ट 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 है ना, ई की गलत कह रहा हूं मैं। और ई इंटरसेक्शन एफ में वही 4 एलिमेंट्स थे तो इसकी 4/7। अब सुनो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ चाहिए तो आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एफ वाली प्रोबेबिलिटी 4/, एक मिनट 8 4/8 है ना, 7/8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया और आंसर वही 4/7। ठीक है, ऊपर तो आप इंटरसेक्शन वाले सेट की प्रोबेबिलिटी ले लो और नीचे जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो। उस प्रोबेबिलिटी को उस प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करके भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ सकती है। और नहीं लेनी प्रोबेबिलिटी, सेट के एलिमेंट्स ही लेने हैं तो इंटरसेक्शन वाले के एलिमेंट्स ले लो और जो इवेंट हो चुका है उसके एलिमेंट्स ले लो। एन लगा दोगे तो भी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, पी लगा दोगे तो भी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। P stands for probability, N stands for number of elements in that particular set. ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला भी रेडी है, ठीक है। और पहला वाला फॉर्मूला कौन सा था बोलना, पहला वाला फॉर्मूला कौन सा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E इंटरसेक्शन F और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट F। अब देखो गिवन इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी गिवन है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, उस हिसाब से आप चूज करोगे कि ये फॉर्मूला यूज करूं या फिर ये फॉर्मूला यूज करूं। समझ आया। आप चाहो तो दोनों फॉर्मूला को साथ में भी लिख सकते हो इफ यू वांट। नंबर गिवन है तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, एन वाला फॉर्मूला, और सीधे प्रोबेबिलिटी गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज 1/4, सीधे प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब वो 1/4 कैसे है मुझे क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी सीधी गिवन है, प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करके भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। हाँ बोलो। ये फॉर्मूला कैसे बन के आया, ये इस तरीके से बन के आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड करके बन के आया। ठीक है जी, चलिए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले हो चुके हैं। अब अपन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। अब इसकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वो भी कवर करते हैं ताकि कल से अपन एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर सके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वेरी इजी, बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इजी है का मतलब ये नहीं है कि अनइम्पोर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसको भूल जाओ जो लिखा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि राजा आज कौन से कलर का पेन लाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो मैंने कहा कि राजा के पास 2 पेन है, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो मैंने कहा राजा ब्लू कलर का पेन लाएगा, इसकी संभावना बताओ। आप कहोगे आधी, क्लासिकल अप्रोच पे जाओगे, फेवरेबल आइटम 1, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 2, तो 1/2 हो गया आंसर। समझ आया कनिष्क का, भाई 2 आइटम्स इसके पास, एक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं तो 1/2। मैंने आपको कहा एक मैं इवेंट ऑलरेडी अकर करवा चुका हूं। अब बोलो कौन सा, मतलब एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है, कौन सी वाली। मैंने कहा कि राजा ब्लू पेन लाया था। अब पूछूंगा कि ब्लू पेन लाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप कहोगे 100% 1। आपने तो कह दी कि ब्लू पेन लाया था, तो जो इवेंट हो चुका है और उसी कंडीशन को लेके उसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो प्रोबेबिलिटी होती है 1। वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, यानी 100%। वो इवेंट हो चुका है ना, अब मैं कह रहा हूं कि बताओ क्या संभावना है वो हुआ था, तो आपको लगेगा शायद मैं भूल गया कि मैं बता चुका हूं। हाँ मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको क्या लगेगा कि सर भूल गए, शायद सर ने तो बताया था कि ये हो चुका है इवेंट, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे 100% 1। ठीक है, मतलब आपको जादूगर का राज पता चल गया एक तरीके से ना, भाई हाँ इसके नीचे यही पता है और आपने फटाफट से आंसर दे दिया। समझ में आई बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन एफ इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एफ इज एन इवेंट और वो सेम इवेंट हो चुका है पता है मुझे, अब वापस मैं पूछ रहा हूँ कि इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यू विल से आंसर इज 1। तो ये तो हो गई आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली बात। अब मैथमेटिकल टर्म्स में ये कैसे बन के आई, ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है ना। तो एफ ऑन एफ कह दिया तो 1 आएगा, ई ऑन ई कह दिया 1 आएगा, डी ऑन डी कह दिया 1 आएगा, ए ऑन ए कह दिया 1 आएगा, सब 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, कैसे बन के आया चेक करते हैं। देखो आप चलो आपके फॉर्मूला से, जो सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया हमने
इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक फॉर्मूला डिराइव किया। तो देखो उस फॉर्मूले से क्या डिराइव किया हमने कि F1F की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर में क्या आता है इन दोनों का, तो F इंटरसेक्शन F, नीचे में क्या आता है नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। यही होता है फॉर्मूला के हिसाब से। आपने कहा नहीं सर फॉर्मूला से बताओ। अब मुझे बताओ किसी भी सेट का उसी सेट से इंटरसेक्शन वही सेट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये F इंटरसेक्शन F को F लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गया, कट के आंसर क्या आ गया 1 आ गया। भाई कॉमन सेंस से बात करें तो जो हो चुका है वही वापस होगा, 100% होगा, तो उससे आंसर 1 आ गया। फॉर्मूला से बात करें तो उससे भी आंसर 1 ही आ रहा है। लेकिन इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है, मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के ही ये 2 पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S ऑन F भी 1 होती है। लिखो एक बार फिर समझाते हैं। S ऑन F, S बोले तो सैंपल स्पेस, यस। अब सैंपल स्पेस में तो वैसे ही सारे एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस में तो वैसे ही सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि राजा के पास 3 पेन है, चलो आपकी बात, रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि राजा जो है ब्लू पेन लाया है आज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ संभावना बताओ कि राजा रेड ब्लू और ग्रीन में से एक पेन लाया होगा। पूरा सैंपल स्पेस ही कवर कर लिया, या तो रेड लाया होगा, ब्लू लाया होगा, ग्रीन लाया होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी ना, 100% होगा ना, ऐसा तीनों में से एक ही तो लाएगा, है ही उसके पास 3। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो किसी काम की नहीं है, जो एफ मैंने इवेंट ऑलरेडी अकर कराया वो किसी काम का नहीं है। जब आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो तो उसकी कंडीशन नीचे कोई भी दे दो, आंसर तो 1 ही आएगा। एस ऑन एफ भी 1 आएगा, एस ऑन ई भी 1 आएगा, एस ऑन डी भी 1 आएगा, एस ऑन ए भी 1 आएगा। तो ऊपर नीचे सेम हो तो भी 1 आता है, और ऊपर एस हो नीचे कुछ भी हो तो भी 1 आता है। समझ में आई बात? क्लियर है? सैंपल स्पेस के होने की संभावना तो 100% होगी। सैंपल स्पेस का मतलब है सैंपल स्पेस के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट होना, कॉमा कॉमा से सेपरेटेड है, या तो ये या तो ये या तो ये, तो 100% यही होगा ना, यही होगा। जैसे किसी ने कहा कि आज क्या होगा, मैं कहा या तो आज बारिश होगी या नहीं होगी, दोनों ही कवर कर लिए। हाँ मैंने बताओ जो मैंने कहा वो 100% सही है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल सही है। देखो मैं सच बोलता हूँ ना, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई, आपने तो सारे केसेस कवर कर लिए, तो वही वाली बात हो गई इधर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब इसको मैथमेटिकली करते हैं। तो ऊपर तो क्या लिखते हैं अपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या लिखते हैं अपन, नीचे वाले की संभावना। यही करते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, दोनों के इंटरसेक्शन की संभावना, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे वाले की संभावना। अब सैंपल स्पेस का तो किसी से भी इंटरसेक्शन करो छोटा सेट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आपने सेट थ्योरी पढ़ी है ना बेटा, दिस इज ए सैंपल स्पेस। मान लो ये इवेंट एफ है और ये सैंपल स्पेस है, तो इसमें और सैंपल स्पेस में कॉमन पार्ट तो यही आएगा ना, छोटा सेट। इंटरसेक्शन में छोटा निकल के आएगा और यूनियन में बड़ा निकल के आएगा, ये सीखा है अपन ने। तो इंटरसेक्शन एस और एफ का एफ ही हो जाएगा, और वापस ये दोनों सेम हो गए, कट के आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, एक प्रॉपर्टी याद हुई, पहली प्रॉपर्टी एफ ऑन एफ भी 1 और एस ऑन एफ भी 1। चलो चलते सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, इसका डेरिवेशन भी आपको बताते जा रहे हैं साथ के साथ। हाँ पहले तो लिखो ये सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी ना, लिखो। नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है ये सेट थ्योरी में सीखा था अपन ने, यूनियन को कैसे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कहता है कि कोई इवेंट ऑलरेडी अगर हो चुका है, और अब किसी 2 इवेंट के यूनियन की संभावना बताओ। किसी 2 इवेंट के
यूनियन के होने की संभावना, यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, यूनियन का मतलब क्या होता है, और क्या होता है यूनियन का मतलब, और या तो ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। इसकी संभावना बताओ। और कोई तीसरा इवेंट एफ है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, जो नीचे बैठा है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसकी संभावना कैसे बताएंगे अपन, ए बाई एफ से बताएंगे। ए बाई एफ का मतलब एफ हो चुका है, ए की संभावना, प्लस बी बाय एफ से बताएंगे एफ हो चुका है और बी की संभावना, और माइनस कर देंगे एफ हो चुका है और ए और बी दोनों की होने की संभावना है। इंटरसेक्शन मतलब एंड, भाई ए बी होगा और बी बी होगा। तो आप इसको सेट थ्योरी से याद रख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। सेट थ्योरी कुछ ऐसे थी, याद करें, A union B, number of elements in A union B equal to number of elements in A plus number of elements in B, और क्योंकि कॉमन सेक्शन 2 बार काउंट हो गया तो एक बार अपन माइनस कर देते थे, याद करो 11th क्लास में सीखा था सेट थ्योरी में यूनियन को एक्सपेंड करने का तरीका। इसी चीज को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में अपन लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ऑन किसी कोई तीसरा इवेंट ले लेते हैं F इक्वल टू पहले A बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई एफ प्लस आगे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ, बी ऑन एफ बोले तो ज्यादा बढ़िया है, बी ऑन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ। तो वही तो सेम चीज चल रही है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, वही सेट थ्योरी चल रही है एक तरीके से। अभी प्रोबेबिलिटी हो गई, वही चीज कन्वर्ट हो गई, क्या हो गई, चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है तो वही चीज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। इसका भी डेरिवेशन देखें कि ये क्यों निकल के आया, भाई वो सेट थ्योरी क्यों निकल के आई थी वो तो अपन ने सेट में सीखा था, बट ये सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी में भी सेम कैसे चल रही है इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो अपन काम करते हैं वही जो अपन अभी तक कर रहे हैं। क्या करते हैं अपन, ए यूनियन बी ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर क्या लिखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का, तो यानी ए यूनियन बी का एफ से इंटरसेक्शन लोगे बच्चों, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे वाले का इंटरसेक्ट, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या लिख देते हैं, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। अब सुनना ध्यान से, अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, डी मॉर्गन्स लॉ, याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर क्लास 11th। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। कोई डाउट नहीं आता? ठीक है, अब यूनियन को एक्सपेंड करना सबको आता है, यूनियन का एक्सपेंड करना सबको आता है ना, अभी अभी हमने सीखा है। तो ये क्या कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को और इसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ देगा और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देगा, घटा देगा, और नीचे तो वही कायम है जैसा चल रहा है। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग कर दो, दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब आप मुझे बताओ इस चीज को कैसे रीड करोगे, केवल इस चीज को, क्या इस चीज को आप ऐसे रीड कर सकते हो, ए ऑन एफ, बोलो ए और एफ का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर है और नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी नीचे है, रीड कर सकते हो ना, बोलो दिस डिवाइडेड बाय दिस को आप ऐसे रीड कर सकते हो कि ए ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ए और एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करके निकालते हैं, बोलो। फिर मुझे बताओ इस चीज को आप कैसे रीड कर सकते हो, बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी को एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करने का मतलब है बी ऑन एफ निकालना। और अब इसको सॉल्व करो पहले, ए, हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला की वजह से हो रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ई ऑन एफ का फॉर्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। अपन ने सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रट लो बस, ई ऑन एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ऊपर डिवाइडेड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे। अब मैं इधर से इधर पूछूं कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी को एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो आप उल्टा भी तो कहोगे सर ये तो ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी है, तो वही तो हुआ है यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी को एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड किया तो ये तो बी ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी निकल गई, समझ में आया? अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी को एफ की प्रोबेबिलिटी, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं ना, इसको अलग मान लूं और इसको अलग मान लूं, तो ए इंटरसेक्शन बी और एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड किया है, तो क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ नहीं कह सकता क्या? इसको मैं डिराइव करूंगा तो ये निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, और नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, करो नोट,
ये डेरिवेशन है इसका। और अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ में आता है तो कोई खास बात नहीं है, आपको मेन चीज याद होनी चाहिए। एंड डेरिवेशन पूरा इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि 11th क्लास में थोड़ी सी ध्यान से पढ़ाई नहीं की। ये सेट थ्योरी में बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर 11th क्लास में सेट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो ये जो चीज है ना, ये तो बहुत बच्चों का खेल है, तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। राजा सो राजा की तरह ही बैठा है, पूरा सिंहासन हथिया के। ठीक है, इसके नीचे फिर ये अलग अलग कर दो, और फिर इसके नीचे इसका मतलब लिख दो कि इसका मतलब क्या, और इसका मतलब क्या, और इसका मतलब क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ। इसका मतलब क्या होगा, बी ऑन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ। और इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ। ये आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला फाइनली तैयार है। यहां तक हो जाए तो बताओ। हो गया यहां तक, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ। रीड करना आ जाए ना तो याद ही हो जाता है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ। होती क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ। ठीक है, याद हो गई। अब इसका एक स्पेशल केस है, इसका एक स्पेशल केस ये है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक सैंपल स्पेस का डायग्राम बनाता हूं। लेट्स से कि ये एक सैंपल स्पेस का डायग्राम है, ठीक है। और ये तो है ए और ये है बी, ये तो है एक केस ए एंड बी। और सपोज करो मैंने एक और सैंपल स्पेस का डायग्राम बनाया, बनाना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए आपको। ये है ए और ये है बी। आप बताओ दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है। इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है, ठीक है। ए और बी जो इवेंट्स, या ए और बी को चलो मैं सेट बोल दूं, क्या बोल दूं, सेट। तो ऊपर वाले में तो ए और बी जो सेट्स हैं उनको एक नाम दिया जाता है, मतलब ऊपर वाले में, नीचे वाले में नाम दे सकते हो। नीचे वाले केस में ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी नल सेट्स क्यों होंगे, ए में तो है ना बहुत सारी चीजें, बी में भी बहुत सारी चीजें। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, अलग अलग। जॉइंट का मतलब जॉइंट, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। ऊपर वाले में वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, नीचे वाले में वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब इस सेट को इवेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, सेट को इवेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो अगर ए और बी को इवेंट माने तो ए एंड बी
will be called as mutually exclusive events. क्या कहेंगे? देखो इवेंट्स के टर्म्स में क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि या तो ए होगा या बी होगा, मतलब ए होगा तो बी नहीं हो सकता और बी होगा तो ए नहीं हो सकता। ऐसे दो घटनाओं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं कहा जाता है। और सेट की फॉर्म में बोलें तो जुड़े हुए हैं तो जॉइंट सेट्स हैं, नहीं तो वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए, मतलब इवेंट्स के टर्म्स में कहूं तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या फिर सेट के फॉर्म में कहूं तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये प्रॉपर्टी कैसे बन के आएगी? जब वो उनके बीच में इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो उसके होने की संभावना भी 0 है। तो ये फॉर्मूला में से ये वाला पार्ट हट जाता है। यानी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ के फॉर्मूला को केवल इतना सा सीमित कर सकते हैं। ठीक है, क्या गिवन हो इंफॉर्मेशन कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, या फिर क्या गिवन हो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन दोनों में से एक भी बात गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला को शॉर्ट करके ये बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्पेशल केस है। देखो क्या लिखता है ये स्पेशल केस, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स को अपन कैसे मैथमेटिकली सेट थ्योरी में लिखते थे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। इसको अपन फाई भी रीड करते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। देखो ये तो है नल सेट और ये है 0, ये नंबर है, इट इज ए नंबर। अभी यहाँ पे n लगा दिया ना, तो n लगाते ही आंसर में एक नंबर आना चाहिए। n लगाते ही आंसर में क्या आना चाहिए? एक नंबर आना चाहिए। और n नहीं लगा हुआ है तो ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है। तो सेट को आप सेट से इक्वल करोगे, नल सेट। तो दोनों में से कोई भी बात गिवन हो, या तो ये गिवन हो या फिर ये गिवन हो, बात एक ही है। इसका मतलब भी यही है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, और इसका मतलब भी यही है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ प्लस बी ऑन एफ, खत्म। ए ऑन एफ प्लस बी ऑन एफ। बस तीसरी आखिरी। ठीक है, चलें लास्ट प्रॉपर्टी में, थर्ड एंड द लास्ट वन। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म है, कल से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। पहला टॉपिक तो काफी आसान है, दूसरे टॉपिक से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला तो काफी आसान है, अभी इसके क्वेश्चंस भी आप देखोगे ना तो आपको करने में मजा आएगा, तो लगेगा इजी है साल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 पहले लिखो फिर समझाते हैं। E dash on F, probability of E dash on F, E dash सेट थ्योरी में सीखा था हमने, इसको अपन E डैश भी रीड करते हैं, E के ऊपर बार भी रीड करते हैं बेटा कई जगह, एंड E कॉम्प्लीमेंट छोटा सा C लगा देते हैं, ये भी रीड करते हैं। ठीक है, E कॉम्प्लीमेंट भी रीड करते हैं, E के ऊपर बार भी रीड करते हैं और E डैश भी रीड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है किसी को? हाँ, सेट की फॉर्म में तो आप ऐसे कहोगे कि ई सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स, लेकिन इवेंट के केस में कैसे कहोगे? अभी आप ये भी इवेंट है, घटना है, घटना है। मैंने कहा ई इवेंट है बारिश होना, तो ई डैश इवेंट क्या होगा? बारिश नहीं होना। तो इसको रीड करते हैं, वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, लेकिन ई डैश का मतलब क्या है? ई और ई डैश ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे। ई डैश का मतलब क्या होगा? ई डैश को अपन रीड करेंगे नॉट ई। कैसे रीड करेंगे? नॉट ई। ठीक है, नॉट ई इवेंट, इवेंट नॉट ई। कैसे रीड करेंगे इसको? इवेंट नॉट ई। और लिखेंगे कैसे? ई डैश, ई के ऊपर बार, ई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। याद रहो बेटा अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो इनको केवल सेट मत मानो, इनको क्या मान के चलो? इवेंट। हाँ सर,
अच्छा, ये नोट्स कोई अभी तक आज भी आए हैं 2-3 बच्चे नहीं। आज नए बच्चे हैं अगले साल के लिए या नए साल के लिए? अच्छा हाँ जी, तो नॉट ई, क्या कह रहा था मैं कि ई एफ ए बी सी डी, इसको आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इवेंट मान के चलना बेटा, एक घटना मान के चलना, कुछ घटना होती है ना उसको ऐसी घटना मान के चलना। तो ई डैश ऑन एफ का मतलब है कि ई नहीं हो रहा है प्रोवाइडेड दैट एफ हो रहा हो। ई नहीं हो रहा है, ई वाली घटना नहीं हो रही, इसकी संभावना चाहिए कि नहीं होने की संभावना चाहिए, और प्रोवाइडेड दैट क्या दे रखा हो कि एफ तो हो रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी से शॉर्टकट से कैसे निकल जाता है, आप ई ऑन एफ निकाल लो और 1 में से माइनस कर लो। अभी इसका भी डेरिवेशन देख लेंगे फटाफट से, 4 लाइन का डेरिवेशन है। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 1 में से उसको माइनस कर लो। प्रॉपर्टी याद हो गई? ठीक है, अब देखना ध्यान से, कर दें डेरिवेशन स्टार्ट। मुझे बताओ, अभी अभी अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 1 में कुछ सीखा था, ये सीखा था कि एस ऑन एफ 1 होता है, सीखा था क्या? एस ऑन एफ 1 होता है। अब मुझे एक चीज बताना कि किसी इवेंट या सेट की फॉर्म में चलते हैं, चलो कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस बनेगा। फिर से सुनो, कोई भी सेट है, ए सेट है बी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं यानी उसको छोड़ के बचा हुआ ले लूं और अब दोनों का यूनियन कर दूं तो पूरा सैंपल स्पेस बनेगा। दोनों का इंटरसेक्शन कर दूं तो नल सेट बनेगा। जैसे आपने कहा कि सर ई और ई डैश तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक, लेकिन मैं इंटरसेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यूनियन कर रहा हूं। तो किसी भी सेट का और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट का यूनियन करते ही सैंपल स्पेस बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे एस को, ये एस दिख रहा है आपको, इस एस को मैं ई यूनियन ई डैश लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ जी कोई भी इवेंट के तौर पे लिख सकते हैं, अभी वहां पे बात ई की हो रही है, तो फिर मैं एस को क्या लिख देता हूं, ई यूनियन ई डैश। बस इतना ही किया, करते जाओ, एक एक स्टेप में समझते जाओ, करते जाओ। एस को मैंने चेंज करके लिख दिया ई यूनियन ई डैश और बाकी सब सेम, और इक्वल टू 1 लिख दिया क्योंकि वो भी इक्वल टू 1 था। भाई एस ऑन एफ तो 1 था ना, प्रॉपर्टी 1 में सीखा है अपन ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑन एफ क्या था, 1 था। तो एस को चेंज करके लिख दिया ई यूनियन ई डैश ऑन एफ, ये भी हो गया 1। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आना जरा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपने क्या सीखा है, ए यूनियन बी ऑन एफ करना सीखा है। अच्छा सुनो, प्रॉपर्टी नंबर 2 का भी ये स्पेशल केस है, क्यों? क्योंकि ई और ई डैश डिसजॉइंट सेट्स होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। तो इसमें केवल प्लस होगा, आखिरी वाली माइनस वाली चीज नहीं आएगी। क्या क्या चीज प्लस होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऑन एफ। वो माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप इन दो प्रोबेबिलिटीज में तोड़ दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऑन एफ। रीजन लिख दिया है मैंने, देखो, बिकॉज ई डैश ई इंटरसेक्शन ई डैश क्या है, नल सेट। तो 1 का भी, प्रॉपर्टी 1 का भी एक पार्ट यूज किया हमने, ये वाला पार्ट तो हमने प्रॉपर्टी 1 का यूज किया, और ये वाला पार्ट हमने, मतलब यहां से यहां आने के लिए ये वाला पार्ट हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज किया, राइट? ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? ध्यान से देखो, आपका काम ही हो चुका है। आपको इसी की तो प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो ये उधर जाएगा तो 1 में से माइनस नहीं हो जाएगा क्या? खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऑन एफ will be equal to 1 minus probability of E on F. This is the last and final property. लिख लिया? सर हाँ बोलो प्रियांश। सर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई F है ये हर बार 1 ही आएगी क्या? F बाय F, हाँ हमेशा 1 ही आएगी। F कोई भी इवेंट हो दुनिया का, F ऑन F करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 ही है हमेशा, और S ऑन F करोगे तो भी 1 ही आएगी, प्रॉपर्टी है। S बाई F 1 कैसे हुआ हर टाइम? S ऑन F 1 कैसे हुआ? S क्या है, पूरा सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स, F उसमें से कोई एलिमेंट,
तो अब उसमें से कोई भी इवेंट हो या ना हो, एस तो हमेशा ही होगा। आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, उसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब आपने कहा कि इनमें से एक होगा, तो होगा ही ना, हमेशा ही होगा, हमेशा ही होगा ना। सर अच्छा, लेकिन आप एस ऑन एफ छोड़ो, आप एस ऑन एफ छोड़ो, आप तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1 नहीं होगी क्या हमेशा? एस कुछ भी रहे, कोई भी यस सर, एक्सपेरिमेंट का सारे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी नहीं होगी? होगी बोलो, सर। होगी ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी ही 1 है, तो इसके नीचे एफ लगाओ, ई लगाओ, ए लगाओ, बी लगाओ, क्या फर्क होता है? ए बी एफ लगाने का मतलब है कि ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका था, होने दो ना। एस की प्रोबेबिलिटी वैसे ही 1 होती है, तो एस ऑन एफ भी 1 ही होगी, एस ऑन ई भी 1 ही होगी, एस ऑन ए भी 1 ही होगी। ठीक है, क्लियर सर है? लेकिन सर जैसे कोई इवेंट हो चुका तो हाँ अपना सैंपल स्पेस श्रिंक हो जाता है ना, सैंपल पॉइंट कम हो जाते हैं, तो सैंपल हाँ स्पेस के सारे सैंपल पॉइंट नहीं आ पाते ना उसमें। हाँ, तो श्रिंक कर दो आप। आपने श्रिंक कर दिया, श्रिंक करने के बाद आप उस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस पूछ रहे हो, तो सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, उसमें भी है और उसमें भी है, तो सेम चीज डिवाइडेड बाय सेम चीज 1 नहीं होगी? सपोज करो सैंपल स्पेस में मान लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, एफ में मान लो, एफ में मान लो 3 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। अब एफ हो चुका है, तो नीचे तो आप इसके एलिमेंट्स लोगे, नीचे आप इसके एलिमेंट्स लोगे। अब मुझे बताओ सैंपल स्पेस होगा कि नहीं होगा? तो सैंपल स्पेस में ये 5 एलिमेंट है, इन 5 में से वो चीज होगी कि नहीं होगी? इन 3 में से 100% होगी, तो उन 5 में से क्यों नहीं होगी? इस कॉमा को और मानो, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि अब किसका एग्जाम, चलो राजा का ही लेते हैं। मैंने कहा कि राजा रेड कलर की टी शर्ट पहन के आएगा, ब्लू कलर की पहन के आएगा, ग्रीन कलर की पहन के आएगा, ब्लैक कलर की पहन के आएगा, या व्हाइट कलर की पहन के आएगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि राजा या तो रेड ब्लू और ग्रीन ही पहन के आया था, ये दोनों नहीं पहन के आया था। अब आप वापस बताओ क्या संभावना है कि राजा रेड पहन के आएगा, या ब्लू, या ग्रीन, या ब्लैक, या व्हाइट? तो भी तो 100% आंसर है कि हाँ, इन 5 में से ही पहन के आएगा। जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि उन 3 में से पहन के आया था, तो भी तो 100% संभावना है कि उन 5 में से पहन के आएगा। उन पांचों में से एक चीज होने की संभावना तो 100% है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना? हाँ जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, लेकिन ये कोई इतने खास नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि ए यूनियन बी में आप एन लगाओ तो भी वही चीज एक्सपेंड होके आती है, पी लगाओ, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कहें, ये तो है सेट की बात, ये सेट थ्योरी की बात है कि ए यूनियन बी एक सेट है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स घटा दो। अब यहाँ पे ए और बी इवेंट हो गए, अब यहाँ पे ये सेट नहीं है, प्रोबेबिलिटी सेट की नहीं होती, प्रोबेबिलिटी तो किसी घटना की होती। तो यहाँ पे ए और बी कोई क्या है, क्या है? ए और बी इवेंट्स है, तो ए यूनियन बी के होने की संभावना, ए के होने की संभावना, बी के होने की संभावना और ए इंटरसेक्शन बी के होने की संभावना को माइनस कर दो तो निकल सकती है। फाइन, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, याद रखो, लिखना चाहो जरूरी समझो तो लिख दो। दैट इज इट फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं कि कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज दैट इज इट। चलिए फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है। तो पहली एक्सरसाइज के सारे थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो चुके हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी का रिवीजन भी हो चुका है। जो 9 से अपन पढ़ते हैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या, इंट्रोडक्शन हो चुका है, प्लस 10.1 का सॉरी 13.1 का इंट्रोडक्शन हो चुका है। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।